आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। एनएसएल साइंस की आप लोगों के लिए फिर से 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा पार्ट लेकर के आया है। हमने दूसरे पार्ट में अनुगमन वेग के लिए सूत्र का निगमन किया था, वहीं से हम फिर से प्रारंभ करते हैं तीसरे पार्ट में। किससे? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के लिए हमने सूत्र का निगमन किया था। अनुगमन वेग के लिए सूत्र आया था Vd इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, या एक और फार्मूला आया था ई कैपिटल वी टाउ अपॉन एम एल। ये हमने अनुगमन वेग के लिए सूत्र का निगमन किया था सेकेंड पार्ट में। अब हम प्रारंभ करते हैं अगला टॉपिक, ओम का नियम। ओम का नियम के बारे में हम अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे, ओम के नियम का निगमन भी करेंगे। तो सबसे पहले ओम का नियम क्या होता है यह हम लोगों को जानना है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था के बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, किसमें? चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, किसके बीच? चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर। विभवांतर को किससे दर्शाते हैं? विभवांतर को V से दर्शाते हैं। तो यहां पर चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? विभवांतर जो है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम सूत्र के रूप में देखते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, किसके सिरों के बीच? चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, विभवांतर को हम दर्शाते हैं कैपिटल V। चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर कैपिटल V तथा चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I हो तो, धारा को हम किससे दर्शाते हैं? I से। तो चालक में प्रवाहित धारा I हो तो जो ओम का नियम है उसके अनुसार विभवांतर धारा के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां पर विभवांतर भी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? I। विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां पर लिखा है चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो। भौतिक अवस्था के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें और बराबर का चिन्ह लगाएं तो एक नियतांक साथ में लिखना पड़ता है। तो हमने एक नियतांक लगा दिया, कौन सा? R। तो यहां पर जहां R एक नियतांक है, R एक क्या है? अनुपातिक नियतांक है। इस अनुपातिक नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर एक नया भौतिक राशि लिखा हुआ है प्रतिरोध, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहां V बराबर R I है, R बराबर क्या आ जाएगा? V अपान I। यदि हम I को इधर पक्षांतर कर दिए तो बटे में चला जाएगा। तो ये ओम के नियम के लिए एक फार्मूला हम मिल गया है, R बराबर V अपान I। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं, और ओम का नियम के रूप में इस फार्मूले को हम याद रखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, R क्या है? R है चालक का प्रतिरोध, V जो है चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, I जो है चालक में
प्रवाहित धारा है। अब हम यहां पर ओम के नियम में यदि विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं, किसके किसके बीच? विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं। यदि हम विभवांतर को x अक्ष में लेके और धारा को y अक्ष में लेकर के ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। और ये भी बता दूं, ओम का नियम धात्विक चालक के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है ओम का नियम? ओम का नियम जो है धात्विक चालक के लिए सत्य है। ये कहें कि ओम का नियम जो है धात्विक चालक में लागू होता है। ओम का नियम किस में लागू होता है? धात्विक चालक में लागू होता है। तो यहां पर यदि V और I के मध्य ग्राफ जो मिला है वो एक सरल रेखा मिले, क्या मिले? V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ कैसा मिले? एक सरल रेखा मिले, तो हम ये बोलते हैं कि ओम का नियम उस चालक में लागू हो रहा है। अब बात करते हैं यहां पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। किसमें? भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था से तात्पर्य है कि चालक का ताप, चालक में विकृति, ये सब क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। सीधा सीधा बोल रहा है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, अर्थात चालक का ताप, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट सब क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तभी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पर जो हम R लिए हैं, प्रतिरोध R, ये तीन चीज पर डिपेंड करता है। एक तो चालक के ताप पर डिपेंड करता है, दूसरी चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है और तीसरा डिपेंड करता है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड रहता है? चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद। आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि प्रतिरोध जो है V और I के मान पर डिपेंड नहीं करता, V और I के मान पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर डिपेंड करता है। तो यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओम का नियम लागू होने के लिए क्या क्या शर्त है। ओम के नियम के लिए क्या क्या शर्त है ये देखना है। तो यहां पर ध्यान देना विद्यार्थियों, हमने अभी परिभाषा में क्या लिखा है? ओम के नियम जब हमने लिखा उसमें साफ साफ लिखता है कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो इसी को हम लोगों को किसमें लिखना है? ओम के नियम के शर्त में लिखना है। तो यहां पर ओम के नियम के लिए पहला शर्त है चालक का ताप नियत हो। क्या शर्त है? पहला शर्त है चालक का ताप क्या हो? नियत हो। ठीक है, चालक का ताप नियत हो। दूसरा शर्त है चालक में विकृति ना हो, चालक में विकृति ना हो। अब विकृति का सीधा सीधा तात्पर्य है चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद और चालक के आयतन पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। ठीक है, लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद में परिवर्तन हुआ तो सीधा सीधा चालक के आयतन में भी परिवर्तन होगा। तो ये चालक का ताप नियत होना चाहिए, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद व आयतन भी क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन है विद्यार्थियों तो उस चालक में ओम का नियम क्या होगा? लागू होगा।
अब हम बात करते हैं ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम, सीधा सीधा ओम के नियम के लिए हम फार्मूला जानते हैं, R बराबर V अपान आई। ओम के नियम के लिए फार्मूला क्या जानते हैं? R बराबर V अपान आई। इसका हम लोगों को निगमन करना है, ठीक है। इसका क्या करना है? निगमन करना है। तो निगमन करने के लिए पिछले क्लास में हमने ये देखा था, अनुगमन वेग के लिए सूत्र का निगमन किए थे। मैंने इस क्लास में भी उस फार्मूले की आवश्यकता होगी करके मैंने पहले से ये फार्मूला लिख दिया है, क्योंकि हमने इसके पहले क्लास में इसका निगमन किया है। तो अनुगमन वेग Vt बराबर ये फार्मूला ओम के नियम के लिए आवश्यकता पड़ेगी, E कैपिटल E टाउ अपान m। तो सबसे पहले ध्यान देना, माना चालक तार की लंबाई क्या मानते हैं? पिछले क्लास में भी हमने माना है, चालक तार की लंबाई स्मॉल l, चालक तार की लंबाई स्मॉल l व चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। लंबाई हमने क्या मान लिया? L मान लिया, लंबाई क्या मान लिया? L, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या मान लिया? A मान लिया। यदि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करते हैं, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V आरोपित करते हैं, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर V आरोपित करने पर क्या होगा विद्यार्थियों? जब हम चालक पर विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है विद्यार्थियों, विभव प्रवणता। जब हमने विभव प्रवणता का अध्ययन किया तो वहां पर आया था विद्यार्थियों dV अपान dl बराबर क्या आया था? E। तो यहाँ पर dV विभव में परिवर्तन, वो हमारे पास अभी विभवांतर के रूप में है V, और dl लंबाई है, उसके स्थान पर हमारे पास है चालक की लंबाई L। तो यहाँ पर विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? V अपान L। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? V अपान L। मैं ये ले लेता हूं समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में, चालक के प्रति एकांक, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, ये भी हमने पढ़ा है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n व एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, किस पर? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा स्मॉल e से दर्शाते हैं। तो स्मॉल e हो तो हमने आज के क्लास में प्रारंभ किया है अनुगमन वेग के फार्मूले से, उसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं। अनुगमन वेग Vd इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ अपान m। तो यहां पर मैंने बता दिया स्मॉल e क्या है, ये मैंने बता दिया।
कैपिटल ई समीकरण 1 में बताए हैं, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। इसमें जो संकेत अक्षर जो नए आए हैं, कौन सा, टाउ, जहां टाउ क्या है, पिछले क्लास में इसको भी हमने पढ़ा है। हर एक वीडियो को देखिएगा विद्यार्थियों। यदि आप लोग मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो आने वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर टाउ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल है। टाउ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल है। तो यहाँ पर E आया है, E हमने पहले समीकरण में कैलकुलेट किया है, E इज इक्वल टू V बाई L। तो हम समीकरण 1 से E का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 में E का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहां पर अनुगमन वेग Vd इज इक्वल टू E स्मॉल ई, कैपिटल E के रिप्लेस में V अपान L, फिर टाउ और नीचे में क्या है, M। ये क्या हो गया, Vd इज इक्वल टू E V टाउ अपान M L। अब बात करते हैं विद्यार्थियों विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध कितना आया था विद्यार्थियों, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध आया था I इज इक्वल टू N E A V D। ए क्या है पहले बता चुका हूं, E और N ये भी बता चुके हैं। तो यहां से हम Vd का मान यहां पर रखेंगे, Vd का मान रखेंगे, तो यहां पर Vd का मान रखने पर, ठीक है विद्यार्थियों, Vd का मान यदि हम इसमें रख देते हैं, यहां से Vd का मान इसमें, तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई ए एज इट इज रहेगा, ठीक है, एन ई ए लिख लिया। Vd का मान ये अपने पास आया है, इसको मैं यहां पर रख देता हूं, कितना है, E कैपिटल V टाउ अपान M L। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं, N का N, E और E मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यह आ जाएगा I इज इक्वल टू N, E का मल्टीप्लाई होगा E इंटू E, E स्क्वायर हो जाएगा, A हो गया V टाउ अपान M L, V टाउ अपान कितना आ जाएगा, M L। अब यहां से हम V बटा I निकालते हैं, क्या निकालते हैं, V बटा I। V यहां पर है, I को इधर पक्षांतर करेंगे तो M और L इधर चला जाएगा, M L इधर जाएगा, और N E स्क्वायर A टाउ इधर आएगा, तो ये M के नीचे मैं लिख देता हूं N E स्क्वायर टाउ, और L के नीचे मैं लिख देता हूं A। तो ये मैंने क्या किया विद्यार्थियों, पक्षांतर करके V अपान I का मान मैंने निकाला। यदि चालक का ताप नियत है, यदि चालक का ताप नियत है, तो जो राइट साइड में जितनी भी राशियां प्राप्त हुई हैं, वो सभी की सभी राशियां, कौन सा, M अपान N E स्क्वायर टाउ L अपान A, ये सभी की सभी राशियां क्या होंगी विद्यार्थियों, नियत होंगी, और नियत होंगी तो हम इसे एक नियतांक के रूप में दर्शा देते हैं, किसके रूप में, R के रूप में। तो यदि हम इस पूरे राइट साइड के राशियों के जगह हम यदि R लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा V बटे I बराबर R। यही क्या होता है विद्यार्थियों, यही कहलाता है ओम का नियम। मैंने पहले पेज में बताया है कि ओम के नियम के लिए हम सिर्फ और सिर्फ R बराबर V बटा I वाले फार्मूले को जानते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हो गया ओम का नियम। अभी मैंने बताया कि
ये जो आर है, क्या है, आर, ये जो आर है, आर क्या कहलाता है विद्यार्थियों, आर कहलाता है चालक का प्रतिरोध। क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिरोध। किसके बारे में पढ़ेंगे, चालक का प्रतिरोध। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चालक का प्रतिरोध। तो यहां पर प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चालक धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। कोई भी चालक हो, धारा के प्रवाह में क्या करता है, कोई भी चालक धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चालक धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चालक धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक में गुण है विद्यार्थियों, उसको चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध। कैसा गुण, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, ये गुण पाया जाता है चालक में, उस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसे चालक को जिसमें प्रतिरोध का गुण पाया जाता है, ऐसे चालक को विद्यार्थियों प्रतिरोधक कहते हैं। ऐसे चालक को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, प्रतिरोधक कहते हैं। साथ ही साथ हमने अभी ओम के नियम में देखा, क्या देखा, ओम का नियम का फॉर्मूला R = V/I। यहां से भी हम प्रतिरोध का एक और परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर व चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चालक में आरोपित विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। सीधा सीधा चालक में जो गुण है, उस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रतिरोध R = V/I। तो ये भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बात आता है, ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध एक अदिश राशि है विद्यार्थियों। ये प्रतिरोध क्या है, एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है। प्रतिरोध क्या है, अदिश भौतिक राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी हम लोगों को जानना है कि R का मात्रक क्या होगा, R का मात्रक क्या होगा। तो यहां पर V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और I विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यहां पर इसको रिप्लेस किया गया है, वोल्ट पर एम्पियर को कहा जाता है ओम। ठीक है विद्यार्थियों, साथ ही साथ इसका ओम को इस प्रकार संकेत चिन्ह के रूप में भी लिखते हैं, ये भी याद रखना। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, ओम। साथ ही साथ R का विमेय सूत्र भी निकालेंगे। तो यहां पर विभवांतर V और विद्युत धारा I, विभवांतर V और विद्युत धारा I का विमीय सूत्र लिखना है। तो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है विभवांतर का विमीय सूत्र Ml2 T-3 A-1 अपॉन
आई विद्युत धारा, इसके लिए पहला वाले भाग में देखे हैं एम्पियर के लिए ए लिखते हैं। एक साथ यदि हम इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा ml2 t-3, a-1 है, नीचे में फिर a है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a-2। तो ये हो गया प्रतिरोध का विमीय सूत्र। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहां पर प्रतिरोध की निर्भरता ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों में यहाँ पर प्रतिरोध का जो फार्मूला पढ़े हैं R बराबर V/I, एक और फार्मूला पढ़े हैं M/N E² L/A। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है कौन सा, इसके आधार पर हम लोगों को प्रतिरोध की निर्भरता बतानी है। तो सबसे पहले L क्या है विद्यार्थियों, L है चालक तार की लंबाई या सिर्फ चालक की लंबाई। तो L चालक की लंबाई है और चालक की लंबाई पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर है। प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर यदि चालक की लंबाई अधिक है, चालक की लंबाई अधिक है तो उस चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों। चालक की लंबाई अधिक, सीधा सीधा हम बोलेंगे लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। लंबे तार का प्रतिरोध क्या होता है विद्यार्थियों, अधिक होता है। यदि चालक की लंबाई कम है, चालक की लंबाई कम है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रतिरोध का मान भी कम होगा। और चालक की लंबाई कम है तो सीधा सीधा तार क्या होगा विद्यार्थियों, छोटा होगा। छोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो लंबे तार का प्रतिरोध अधिक और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अब हम दूसरा बात करते हैं विद्यार्थियों, ये हो गया एल पे दिखा दिए निर्भरता। अब बात करते हैं ए पर। ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद। ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है विद्यार्थियों, ए क्या है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब यहां पर चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद यहाँ ए हर में है, इसका मतलब है प्रतिरोध जो है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ए का मान, अनुप्रस्थ परिच्छेद का मान अधिक है। किसका, अनुप्रस्थ परिच्छेद का मान अधिक है तो विद्यार्थियों आर का मान क्या होगा, आर का मान कम होगा। ए का मान, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इसके बारे में अभी फिर बात करेंगे। ए का मान यदि कम है विद्यार्थियों तो आर का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब अनुप्रस्थ परिच्छेद को देख लेते हैं। मैंने बताया था, ये देख लो, मैं दो चालक तार ले लेता हूं। ये एक चालक तार है और दूसरा चालक तार ये है। ठीक है विद्यार्थियों, और अनुप्रस्थ परिच्छेद कौन सा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद ये वाला भाग है। ठीक है, जो बेलन का वृत्तीय पृष्ठ है वही चालक का क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद चालक तार का। तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या है विद्यार्थियों, ए का मान क्या है, अधिक है, और जो दूसरा चालक तार लिए हैं इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद ए का मान क्या है, कम है। अब ध्यानपूर्वक इस तार को देखें, दोनों तार को। यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद अधिक है तो वो तार क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, मोटा
तार, और यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद कम है तो विद्यार्थियों ये तार क्या हो जाएगा, पतला तार। तो यहां पर ए का मान अधिक होना बोलने से तार क्या होगा, मोटा होगा, और मोटा तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। विद्यार्थियों याद रखना, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और ए का मान कम है, इसका अर्थ है कि तार क्या होगा, पतला होगा, और यदि तार पतला है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। ये दो निर्भरता हो गया। तीसरी निर्भरता है एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है विद्यार्थियों, स्मॉल एन जो है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर हम निर्भरता में लिखते हैं प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये जो R है प्रतिरोध, ये N के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और ये N है क्या चीज, N जो है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर ध्यान देना विद्यार्थियों, क्या आप लोगों से एक प्रश्न है, प्रश्न यह है कि लोहा और चांदी, दो चालक तार है, मान लो लोहे का है और चांदी का है, क्या दोनों के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, बराबर होगी क्या, नहीं। लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है और चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है, और हर चालक पदार्थ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उस स्थिति में R का मान कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। और यदि N का मान कम है तो विद्यार्थियों R का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं धातु में चांदी। चांदी इसलिए लिया मैंने क्योंकि चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी क्या है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। इसका मतलब है इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, और प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इसलिए उसका प्रतिरोध का मान कम है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ये चालक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। चौथा है विद्यार्थियों चालक के ताप पर, किस पे, चालक के ताप पर चालक के ताप पर निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है, अब ये चालक के ताप पर कैसे निर्भर करता है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि मैं टी लिख लेता हूं ताप, यदि मैं ताप का मान अधिक कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अधिक, यदि मैं ताप का मान अधिक करता हूं तो टाउ के मान में क्या फर्क आएगा, टाउ के मान में क्या फर्क आएगा, पहले तो ये बताओ मेरे को, ये टाउ है क्या चीज, तो मैंने बताया है टाउ क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या है, श्रांति काल। श्रांति काल होता क्या है, श्रांति काल होता है दो क्रमागत धन आयनों के टक्करों में लगा समय। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत धन आयनों के टक्करों में लगा समय, ये श्रांति काल है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी बात की है श्रांति काल का। तो अब ताप बढ़ाने से क्या होता है विद्यार्थियों, ताप बढ़ाएंगे तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाता है विद्यार्थियों। क्या हो जाता है, ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ने पर जो समय लग रहा है उस समय का मान क्या हो जाएगा, श्रांति काल का मान क्या हो जाएगा विद्यार्थियों,
कम हो जाएगा। और अभी ये जो प्रतिरोध का फार्मूला पढ़े हैं, इसमें जो टाउ है श्रांति काल, प्रतिरोध का क्या है विद्यार्थियों, व्युत्क्रम है। तो ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या हो गया विद्यार्थियों, कम हो गया, और श्रांति काल कम हो गया, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा बात करें, ताप बढ़ाने पर विद्यार्थियों चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो हम अब अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चौथे पार्ट को। चौथे पार्ट में हम आगे का टॉपिक की बात करेंगे और डिटेल से अध्ययन करेंगे।